बड़े ही धूमधाम से आज मेरी शादी हुई थी। शादी का दिन हर लड़के और लड़की के लिए एक सपनों से भरा दिन होता है। हर कोई इस दिन के लिए ख्वाब सजाता है, अपनी नई जिंदगी को लेकर उत्साहित होता है। अपने जीवन साथी को लेकर दिल में अनगिनत अरमान और सपने होते हैं, लेकिन मेरा दिल इन सारे जज्बातों और अरमानों से खाली था। मैं बाहर लॉन में बैठा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। आज मेरी सुहागरात थी। मुझे अपनी दुल्हन से मिलने की बेचैनी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। अभी मेरे सारे दोस्त कुछ ही देर पहले मेरे पास से उठकर गए थे। वे सब मेरी शादी की पहली रात को लेकर मजाक कर रहे थे और मैं उनकी बातों पर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उनके जाने के बाद मैं अकेला लॉन में बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने पूरी सिगरेट ख़त्म कर ली, लेकिन मेरे दिमाग का बोझ कम नहीं हो रहा था। मैं उस लड़की से नफरत करता था जो मेरे कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। मैं कैसे उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता। मेरे मन में उसकी ओर कोई आकर्षण या भावना नहीं थी। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा था कि मैं प्रियंका से शादी नहीं करूँगा। मैंने कभी उसके बारे में उस नज़र से नहीं सोचा, लेकिन मेरी माँ वो भी अपनी जिद पर अड़ी थी। ज़बरदस्ती उसे मेरी पत्नी बना दिया गया और अब वो मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। प्रियंका का ख्याल आते ही मेरा मन और भी कड़वा हो गया था। मैंने सिगरेट नीचे फेंक दी और उसे जूते के नीचे मसल दिया, जैसे मैं प्रियंका के गुरूर को कुचल रहा था। मुझे वो लड़की कभी भी पसंद नहीं आई थी। मैंने दूसरी सिगरेट जलाई ही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा तो मेरी माँ खड़ी थी। वो मुझे अफसोस भरी नज़रों से देख रही थी। मैं हड़बड़ाकर सीधा हो गया। मैंने कहा, माँ, आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, सतीश, ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये कौन सा वक्त है यहाँ बाहर गार्डन में बैठने का? तुझे तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। मैं नजरें चुरा गया। मैंने कहा, माँ, मेरा कमरे में जाने का मन नहीं है और आप अच्छे से जानती हैं कि क्यों। मेरी माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ी मत करो सतीश, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है और तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रियंका का चेहरा फिर से मेरी आंखों के सामने आया। मैंने गुस्से से कहा, वो मेरे मन की दुल्हन नहीं है। आपने उसे बहू बनाया है और घर में बिठा लिया, तो अब रखिए उसे अपने पास। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं कहूँ किसी शीशे के शोकेस में जड़वा लें उसे और दिन रात उसकी आरती करें। मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। माँ ने गुस्से में मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी ओर घुमाया और कहा, सतीश, ये क्या कह रहे हो? शादी हो गई है तुम्हारी और ये 7 जन्मों का बंधन होता है, इसे यूं ही तोड़ा नहीं जाता। तुम प्रियंका से इतनी नफरत क्यों करते हो? वो कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है और तुमसे कितना प्यार करती है। मैंने माँ की बात काटते हुए कहा, ये प्यार नहीं, उसकी जिद है। उसने मुझे हासिल कर लिया है, लेकिन मैं उसे इस जीत का आनंद लेने नहीं दूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद करेगी। माँ ने अफसोस भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, सतीश, तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन को नफ़रत में क्यों बदल रहे हो? अपना दिल परी की तरफ से साफ करो और इस रिश्ते की शुरुआत करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, कोई भी गम तुम्हें छू नहीं सकेगा। परी बहुत अच्छी लड़की है। अब उठो, चलो जाओ अपने कमरे में। ये कहकर मेरी माँ ने कुर्सी पर पड़ी मेरी शेरवानी उठाकर मुझे पहनाना शुरू कर दी। बेमन से मैं शेरवानी पहनने लगा और मरे मरे कदम उठाता माँ के साथ अंदर की तरफ चल पड़ा। मेरी माँ मेरे कमरे के बाहर तक मेरे साथ आई थी। शायद उन्हें मुझ पर अभी यकीन नहीं था कि कहीं मैं दोबारा दरवाजे से ही बाहर न पलट जाऊं। दरवाजे के पास रुककर वो मुझे इशारा करने लगी, जाओ अंदर। मैं बेबसी से माँ की तरफ देखने लगा। वो लड़की मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी, वो सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से, क्योंकि मैं अपनी माँ को इतना प्यार करता था कि उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकता था। मैंने मजबूरी में कमरे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोला, और जब तक मैं अंदर नहीं चला गया तब तक माँ अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नाक में गुलाब और मोतिये के फूलों की खुशबू टकराई थी। मैं अंदर तक तरोताज़ा हो गया था, लेकिन अपने बेड पर बैठी उस लाल गठरी को देखकर मेरा मन फिर गुस्से से भर गया था। गुस्से की हालत में मैंने शेरवानी उतार कर दूर सोफे पर फेंकी, जूते उतार कर इधर उधर उछाल दिए। कितने हक और मान के साथ वो लड़की मेरे बेड पर विराजमान थी। मेरा जी चाह रहा था अभी उसे उठाकर बाहर कचरे में फेंक दूं।
कुछ सोचकर मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और एक झटके से उसका घूंघट उलट दिया। मेरी अचानक इस हरकत पर वो एकदम से हड़बड़ा गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। मैं कुछ देर तक उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता रहा। फिर मैंने जल्दी ही अपनी नज़र उसके ऊपर से हटाई थी। मैंने कहा, एकदम बकवास और जहल लग रही हो। वो जो मेरे मुंह से शायद तारीफ सुनने के इंतजार में इतने घंटे से घूंघट किए बैठी थी कि मैं आऊँगा, उसका घूंघट हटाऊँगा, उसकी तारीफ करूँगा, लेकिन मैंने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मैंने कहा, पूरी चुड़ैल लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे चेहरे पर किसी ने वाइट पेंट फेर दिया हो। जो इंसान दिल के बदसूरत होते हैं उनका चेहरा भी बदसूरत ही होता है, और मैं तुम्हारे दिल की बदसूरती अच्छी से देख चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदसूरत और भयानक लग रहा है। मेरी बात पर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी और ये मुस्कान मेरे दिल पर छुरियां चला गई थी। मैंने गुस्से से कसकर उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से दबाते हुए कहा, हंस रही हो ना मेरी हालत पर कि कैसे तुमने जरा से आंसू बहाकर मुझसे शादी कर ली। लेकिन ये मत सोचो कि तुम जीत गई हो, अब तुम मेरी पत्नी हो। भले मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार करूं या ना करूं, लेकिन दुनिया जमाने के सामने अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें पल पल ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरे सामने रोगी, तड़पोगी, लेकिन मैं तुम्हें अब इतनी आसानी आज़ाद नहीं करूँगा, समझी। ये कहकर मैंने उसका हाथ जोर से झटक दिया था। इस बार उसके चेहरे पर एक उदासी का रंग आया था। कहने लगी, सतीश, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? पुरानी सारी बातों को भूल जाओ, हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हम पति पत्नी हैं। इस तरह नफरत और गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। कितनी भोली बन रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मैंने कहा, शुरुआत तो ऐसे करेंगे कि पूरी जिंदगी याद करोगी। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें पत्नी होने का हक दूंगा। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन अब तुम मेरे लिए तरस तरस कर जिंदगी गुजारोगी। मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। जो तुम ये शादीशुदा जिंदगी के सपने सजाकर यहाँ मेरे बेड पर सुहागरात के इंतजार में बैठी हो, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ आज सुहागरात मनाऊंगा। मेरी बात पर वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे तैसे उसने अपनी हंसी रोकी। कहने लगी, क्यों, नामर्द हो क्या? उसकी इस बात पर मेरे अंदर गुस्से की लपटें निकलने लगी थीं। मैंने गुस्से में आकर उसका बाजू कसकर दबोच लिया था। मैंने कहा, मर्दानगी तो ऐसी है कि तुम मुझसे पनाह मांगोगी, लेकिन मेरी मर्दानगी को कभी चैलेंज मत करना। फिलहाल मेरे बेड से अभी के अभी हटो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे बेड पर मेरा बेड शेयर करे। ये कहकर मैंने उसे दूर झटका दिया था और अपने हाथ में पहनी अंगूठी उतार कर साइड टेबल पर रखने लगा। वो कहने लगी, सतीश, तुम पागल हो गए हो। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो ये बेड मेरा भी है, समझे। मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं और मुझे बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो जाओ नीचे सो जाओ या फिर सोफे पर सो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे अपने असली रंग में लौटने लगी थी। मैं उसे गुस्से से घूर कर रह गया था। वो अपना लहंगा संभालती बेड से नीचे उतरी, एक कॉटन का ढीला ढाला सूट लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई। सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटाई थीं। मैं उसके लिए अपने दिल में कोई भी जज्बात पैदा करना नहीं चाहता था। मैंने भी अपना नाइट सूट निकाला और बाथरूम में चला गया। जब फ्रेश होकर बाहर आया तो वो पूरे बेड पर पूरे मान के साथ लेटी हुई थी। मुझे उस पर फिर से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, प्रियंका, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपना बेड शेयर करना पसंद नहीं है। वो लेटे लेटे बोली, हाँ, तो मैंने भी कहा था मुझे बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। ये कहकर उसने अपना तकिया उठाया और उसे अपने बाजू में कसकर लेट गई। उसकी इस बेपरवाही पर गुस्से के मारे मेरा पारा चढ़ गया था। मैंने उसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाया। मेरी इस हरकत से वो एकदम हैरान हुई। कहने लगी, क्या कर रहे हो सतीश? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़ा और उसे जोर से सोफे पर पटक दिया। मैंने कहा, तुम्हारी जगह यहाँ पर है। मेरे बेड पर आने की कोशिश भी मत करना, वरना अगली बार उठाकर बाहर लॉन में फेंक दूंगा। उसे पटकने की वजह से शायद उसकी कमर में चोट लगी थी। वो अपनी कमर पकड़कर चुपचाप रह गई, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं आराम से अपने बेड पर लेट गया। कुछ देर तक वो गुस्से से मुझे घूरती रही और बड़बड़ाती रही, लेकिन मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थीं। थक हार कर वो वहीं सोफे पर चादर लेकर सो गई थी। दिन भर की शादी के हंगामों से मैं भी थक चुका था, इसलिए नींद तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और उलझ रहा था।
मैंने एक नज़र सोई हुई प्रियंका पर डाली थी। घर में सब उसे परी कहकर बुलाते थे और वो सच में किसी परी जैसी ही थी, खूबसूरत, मासूम, लेकिन वो घमंडी और मगरूर भी थी, ऐसा मेरा मानना था। हालांकि मेरी माँ का कहना था वो बेहद प्यारी और संस्कारी लड़की थी। मेरे दिल में उसके लिए कड़वाहट भरी हुई थी। मेरा दिमाग धीरे धीरे अतीत में उलझने लगा। मैं अतीत की कड़वी यादों में उलझना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे मन में वो यादें लौटने लगीं। मेरे पापा और प्रियंका के पापा बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन एक बार हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। दोनों परिवारों का दिवालिया हो गया था और हम सड़क पर आ गए। उस समय मैं 10 साल का था और परी सिर्फ 5 साल की थी। मेरे पापा और प्रियंका के पापा ने इस मुश्किल का सामना मिलकर किया। दोनों की गहरी दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। किस्मत ने फिर से मेहरबानी की और पापा को दुबई में एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। हालांकि पापा हम सबको छोड़कर इतनी दूर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राहुल अंकल ने उन्हें समझाया, यार सुमित, समझने की कोशिश कर। जैसे अभी हमारे हालात हैं, अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो पूरी ज़िंदगी हमारी इसी तरह गुजर जाएगी। मैं हूं ना यहाँ, तेरे बेटे सतीश और भाभी का ख्याल रखूँगा। तुम जाओ, पैसे भेजो और मैं यहाँ नए बिजनेस की शुरुआत करूँगा। जब हमारा बिजनेस फिर से चल पड़ेगा तो तुम नौकरी छोड़कर वापस आ जाना, फिर हम मिलकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। राहुल अंकल की बात सुनकर पापा मान गए और हमें उनके भरोसे छोड़कर दुबई चले गए। दिवालिये के समय हमारे मकान भी हमसे छिन गए थे, क्योंकि लोगों का कर्ज चुकाना था। तो राहुल अंकल ने मकान बेचकर हमारे कर्ज उतार दिए थे। उन्होंने किराए का मकान लिया जहां हम ऊपर रहते। राहुल अंकल अपनी फैमिली के साथ नीचे रहते थे। राहुल अंकल को बिजनेस की अच्छी समझ थी। उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। उधर पापा दिन रात दुबई में मेहनत कर रहे थे और सारा पैसा राहुल अंकल के अकाउंट में डालते जा रहे थे। उस समय राहुल अंकल हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। और फिर धीरे धीरे राहुल अंकल की मेहनत से बिजनेस बढ़ने लगा था और उन्होंने एक नया मकान भी खरीद लिया था। यहाँ भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा था, हमें अपने साथ अपने नए घर में रखा था, जैसे पहले रहते थे। ऊपर हम लोग और नीचे राहुल अंकल की फैमिली। बिजनेस दिन रात तरक्की करता जा रहा था और पापा ने इंडिया लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। जिस प्लेन से पापा वापस लौट रहे थे वो प्लेन क्रैश हो गया और पापा की मौत हो गई। यह हादसा मेरे और मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा था। पापा पिछले 5 साल से दुबई में हमारे बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। वो सोचते थे कि कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए इंडिया लौट आएंगे, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो अपनी पत्नी और बच्चे की तड़प में वापस वतन लौट रहे थे, लेकिन मौत उनका इंतजार कर रही थी। पापा के जाने के बाद मैं और मेरी माँ बिल्कुल अकेले रह गए थे। मैं तब 15 साल का था और परी 10 साल की। परी मुझे हमेशा नकचड़ी और घमंडी लगती थी। घर में वो सबकी लाडली थी और उसके सब लोग नखरे उठाते थे। परी को आदत थी मुझे डांट लगवाने की। मेरी माँ भी परी को बहुत चाहती थी और अक्सर उसके कहने पर मुझे डांट भी देती थी। पापा के चले जाने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। राहुल अंकल और परी की माँ, जो पहले हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, अब हमसे किनारा करने लगे थे। और फिर मुझे पता चला कि पापा ने सारा पैसा राहुल अंकल को भेजा था। हमारे नाम पर तो कुछ भी नहीं था। जो बिजनेस और मकान था वो सब राहुल अंकल के नाम पर था। मेरी माँ को तो कभी भनक तक नहीं लगी थी कि पापा सारा पैसा राहुल अंकल के पास भेज रहे थे। माँ को तो यही लगता था कि पापा खर्चे के लिए पैसे भेजते हैं और बाकी पैसा वे अपने साथ लेकर आएंगे। पापा के जाने के बाद माँ ने गांव जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और कहा कि हम गांव जाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन राहुल अंकल ने उस वक्त दिल बड़ा किया और कहा, भाभी, मैंने सुमित से वादा किया था कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूँगा। आप कहीं मत जाइए, आप इसी घर में आराम से रहिए। माँ के लिए ये एक राहत की बात थी, लेकिन परी की माँ को ये बात गवारा नहीं थी। फिर भी राहुल अंकल के कहने पर उन्होंने हमें रहने दिया। हमने उस घर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। मैं घर के बाहर के सारे काम करता, राशन, बिजली, पानी के बिल और बाकी सारे काम, तो मेरी माँ घर के अंदर के काम संभालती। परी की माँ ने मेरी माँ को नौकरानियों की तरह बनाकर रखा था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मुझे ये देखकर दिल में दर्द होता कि परी मुझे नौकरों के जैसा ट्रीट करती थी। वो मुझसे अपने छोटे मोटे कामों के लिए कहती रहती, सतीश पानी लेकर आओ, सतीश गाड़ी साफ करो, सतीश मुझे भूख लगी है, जाओ बाहर से मुझे पिज़्ज़ा या बर्गर ला कर दो।
मैं दिन भर उसके कामों में उलझा रहता। जब भी माँ से शिकायत करता तो वो कहती, तो क्या हुआ सतीश, इन लोगों ने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, अगर ये लोग हमें सहारा न देते तो हम क्या करते। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाता। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इस बीच मैंने महसूस किया कि परी के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। अब वो मुझे किसी काम के लिए नहीं कहती थी, बल्कि जब भी वो मुझे देखती तो एकटक देखती रहती। एक दिन उसने मुझसे कहा, सतीश, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? कहने लगी, हाँ मैं होश में हूँ। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, मुझे तकलीफ देकर, मुझे नौकर बनाकर तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तुम मुझसे शादी करके मुझसे उम्र भर की गुलामी करवाना चाहती हो? वो बोली, नहीं सतीश, तुम गलत समझ रहे हो, जो कुछ भी मैंने किया वो नादानी में किया था। अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मैंने साफ कह दिया कि मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा, और जैसे ही मेरी अच्छी नौकरी लगेगी मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन पता नहीं कैसे परी ने मेरी माँ पर जादू कर दिया और मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई कि देखो, परी के माँ बाप के हम पर बहुत एहसान है और मैं उस बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकती। मैं माँ को कैसे समझाता कि एहसान नहीं, बल्कि वो बहुत ही बुरे लोग हैं। मुझे ये तो पता था कि मेरे बाप के पैसे पर ये लोग फल फूल रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत भी तो नहीं था, और अगर मैं खुलकर सामने आ जाता तो ये लोग मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल देते, और इस वक्त मैं इस काबिल नहीं था कि अपनी माँ को और अपने आप को पाल सकता। कम से कम हमें एक छत मिली हुई थी। मेरी पढ़ाई का खर्चा भी परी के पापा उठा रहे थे, इसलिए मैं जानते बूझते इन लोगों की कड़वी कसीली और इनके एहसान झेल रहा था। लेकिन मैं ये सब बताकर अपनी माँ का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे, लेकिन माँ इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी थी और मुझे इन एहसानों के बदले बलि का बकरा बनाया जा रहा था। यही सब ख्यालों में सोचते सोचते मैं सो चुका था। उधर सोफे पर लेटी प्रियंका के दिल में आंधियां सी चल रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकियों को भिगोने लगे थे। उसके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि सतीश उसे इस हद तक नफरत करता है। हाँ, पहले वो सतीश को परेशान करती थी। वो इकलौती थी, पैसा भी खूब था, हुस्न की दौलत से भी माला माल थी, इसलिए उसे खुद पर खूब घमंड था, और इसी घमंड की वजह से वो सतीश को अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। उसकी माँ ने उसके दिमाग में यही बात डाली थी कि ये लोग हमारे घर के नौकर हैं। लेकिन धीरे धीरे परी को एहसास होने लगा था कि वो सतीश से दिलो जान से मोहब्बत करती है, और उसने ये बात अपनी माँ के कानों में डाल दी थी कि माँ, मैं सतीश से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। परी की माँ अपनी बेटी के मुंह से ये सुनकर दंग रह गई थी। उनके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि परी ऐसी बात भी कह देगी। उन्होंने तो हमेशा सतीश और उसकी माँ के खिलाफ उसके कान में जहर ही उंडेला था। फिर भला उसकी मोहब्बत का रस कब से उसके कानों में घुलने लगा था, उन्हें नहीं पता। परी की माँ कहने लगी, परी, तुम होश में तो हो? ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? वो दो कौड़ी के लोग इस काबिल नहीं कि तुम उनके घर की बहू बनो। वो तो अपनी बेटी को किसी हाई फाई खानदान में ब्याहना चाहती थी, जिनका अपना खूब बड़ा बिजनेस हो। वो प्रियंका को समझाते हुए कहने लगी, देखो परी, सोच समझ कर फैसला करो। उन लोगों के पास तो अपना घर भी नहीं है, वो लोग तुम्हें कहाँ रखेंगे? इस बात पर परी अपनी माँ को हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मामा, आप ये बात मत भूलिए कि ये घर आपका भी नहीं है। ये घर जिसको आप अपना समझती हैं, इसमें सतीश के बाप का पूरा पूरा हिस्सा है। अगर वो लोग अपनी पर आ जाएं तो आपको 1 मिनट में इस घर से चलता कर देंगे। मुझे सारी बातें मालूम हो चुकी हैं। ये बिजनेस, ये पैसा सब सतीश के पापा की मेहनत की कमाई का है, और इसीलिए मेरे दिल में उसके लिए कोई भी बुरे भाव नहीं है, बल्कि मैं सतीश के साथ शादी करना चाहती हूँ। फिर जो कुछ होगा हम दोनों का होगा। ये बात परी की माँ को बुरी तो लगी। कहने लगी, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे जो अपने माँ बाप को ही नीचा दिखाए। अरे मैं मानती हूँ ये उनकी मेहनत की कमाई है, लेकिन तुम्हारे पापा की भी इसमें पूरी पूरी मेहनत लगी है। और मत भूलो, सतीश और उसकी माँ का खर्चा हम लोगों ने ही उठाया है। परी ने गुस्से से मुंह फेर लिया और बड़बड़ाने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ आपने उनका खर्चा कैसे उठाया है। खैर, बेटी की जिद के आगे परी की माँ मजबूर हो गई और यूँ सतीश की माँ से रिश्ते की बात कर दी। सतीश की माँ तो खुशी खुशी रिश्ते के लिए राजी हो गई थी, लेकिन परी को नहीं पता था कि सतीश उससे इतनी नफरत करता है। हालांकि उससे पहले भी परी से उसने कहा था कि देखो परी, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, ये रिश्ता तोड़ दो।
लेकिन परी ने सोचा था कि बाद में मोहब्बत से वो उसे मना लेगी। लेकिन शादी की पहली रात उसके साथ जो कुछ हुआ, उसका दिल टूट गया था। परी ने अपनी आंखों से बाजू हटाकर सतीश की तरफ मुड़कर देखा। वो अपनी आंखों पर अपने बाजू रखे किसी जिद्दी बच्चे की तरह रूठा हुआ लग रहा था। इस हालत में भी परी को उस पर टूट कर प्यार आया। वो जानती थी वो नींद का बहुत ही पक्का है। अगर उसके सिरहाने खड़े होकर ढोल भी बजाए जाएं तो भी वो नहीं उठेगा। वो चुपके से अपनी जगह से उठी और दबे कदमों धीरे धीरे सतीश के पैरों की तरफ आ गई। उसने शूज तो उतार दिए थे, लेकिन जुराबें अभी तक पहने हुए था। परी ने चुपके से उसकी जुराबें उसके पैरों से निकाल दी थीं। सोते हुए वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कितनी ही देर तक वो सतीश की तरफ देखती रही। उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि इस मगरूर शहजादे को एक दिन अपना बनाकर ही दम लूंगी। फिर एक जख्मी सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखते हुए, अपनी आंखों में आई नमी को अपने पोरों पर चुनते हुए वो वापस सोफे पर जाकर लेट गई थी। अगला दिन मैं जैसे ही सोकर उठा तो परी अब सोफे पर नहीं थी। शायद वो बाहर जा चुकी थी। मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आया। मेरी माँ उसके नाज नखरे उठाने में बिजी थी और ये सब देखकर मेरा मुंह बन गया था। मुझे देखकर परी ने एक प्यारी सी स्माइल दी थी। मैंने गुस्से से मुंह फेर लिया था। इस लड़की ने जितना मुझे जलील किया था, मैं गिन गिन कर उससे बदला लूँगा। मैंने अपने दिल में ठान लिया था। एक जगह मेरी नई नई नौकरी लगी थी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा था। मैं जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आया। परी नाश्ता कर रही थी। मैंने परी से कहा, फटाफट मेरे जूते पॉलिश करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरे इस आदेश पर परी का हाथ वहीं की वहीं रुक गया था। मेरी माँ ने भी मुझे गुस्से से घूर कर देखा। मैं दोनों से नजरें चुरा गया था। परी भी तो मुझे ऐसे ही हुक्म दिया करती थी। आज वो मेरी पत्नी थी तो मैं भी गिन गिन कर बदले लूँगा। मेरी माँ कहने लगी, पागल हो गए हो, नई नवेली बहू से उसकी शादी की सुबह जूते पॉलिश कराओगे? और ये तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? क्या ज़रूरत है? कल तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, घूमो फिरो, ऐश करो। मैंने कहा, माँ मैं नई नई जॉब में छुट्टी नहीं ले सकता। फिर मैंने गुस्से से परी से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जाओ मेरे जूते पॉलिश करो। परी चुपचाप अपना नाश्ता छोड़कर मेरे जूते पॉलिश करने लगी। मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिला था। उसने जूते पॉलिश करके मेरे सामने रख दिए। मेरी माँ मुझे गुस्से से अब भी घूर रही थी, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं था। बल्कि मैंने और गुस्से से कहा, ये जूते मेरे पैरों में भी पहनाओ। और परी ने चुपचाप जूते मेरे पैरों में पहना दिए थे और मैं एक बेजई मुस्कान उसके ऊपर डालकर गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया था। मैं रात को जानबूझकर लेट आया था। रात के 10 बजे कमरे में दाखिल हुआ तो परी जाग रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी के भाव आए थे, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। वो जल्दी से आगे बढ़कर मेरा कोट उतारने लगी, लेकिन मैंने उसे दूर झटक दिया। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे। जितनी सेवा कराऊं बस उतनी ही किया करो, ज़बरदस्ती चिपकने की कोशिश मत करो, समझी? मेरी इस व्यवहार से परी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, सतीश क्यों ऐसा व्यवहार करते हो मेरे साथ? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं है? मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अपनी माँ से लड़ झगड़ कर मैंने तुमसे शादी की है और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, आखिर क्यों? सुबह तो तुम्हें पति पत्नी के फर्ज बहुत याद आ रहे थे कि पत्नी हो मेरी सेवा करो। परी ने मुझे सुबह जूतों वाली बात याद दिलाई थी। कहने लगी, सतीश तुम भूल रहे हो कि पति के और भी फर्ज होते हैं। पत्नी को खुश रखना, उसे मोहब्बत देना भी पति के फर्ज में शामिल है। मैंने कहा, अच्छा क्या चाहती हो? मैं अपने पति होने का फर्ज निभाऊं, तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हारी तारीफ करूं, तुम्हारी जुल्फों से खेलता हुआ तुम्हारी मोहब्बत में मदहोश हो जाऊं, यही चाहती हो ना? मैं धीरे धीरे परी के करीब बढ़ रहा था और वो पीछे दीवार से जा लगी थी। उसके चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को मैंने अपनी उंगलियों पर घुमाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी उंगलियों से उसके होठों को छू लिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, खूबसूरत तो बहुत हो, किसी के भी दिल पर छुरियां चला सकती हो। मैंने उसके नाजुक से होठों को अपनी उंगलियों के पोरों से मसल दिया था। उसके मुंह से एक सिसकारी निकली थी। कहने लगी, क्या कर रहे हो सतीश? मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने कहा, अच्छा अभी तो मैं तुम्हें और भी तकलीफ दूंगा। मेरी मोहब्बत चाहिए ना तुम्हें? मेरी संगत चाहिए तो मेरी संगत के लिए खुद को तैयार कर लो। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी पत्नी बनने का और पति से उसके फ़र्ज पूरे करवाने का? तो अपना फ़र्ज ही तो पूरा कर रहा हूँ। पत्नी हो मेरी, पति होने के नाते तुम्हारे करीब तो आना ही पड़ेगा। तुम्हारी इस खूबसूरती को महसूस भी करना पड़ेगा। आखिर हक रखता हूँ तुम पर। मैंने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था।
मेरे इस अंदाज पर उसकी आंखों में थोड़ा डर सिमट आया था। कहने लगी, सतीश तुम होश में नहीं हो, ये क्या कर रहे हो? मेरी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हुई थी, शायद उसे तकलीफ हो रही थी। कहने लगी, ये प्यार करने का कौन सा तरीका है? सतीश मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत का एहसास अपने अंदर उतारना चाहती हूँ। ये ज़बरदस्ती का हक मुझे तुमसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो मेरी मजबूत पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो मछली की तरह फड़फड़ा कर रह गई थी, लेकिन निकल नहीं पाई। और अगले ही पल मैं उस पर हावी होता चला गया और उसके ना करने के बावजूद भी मैंने अपनी सारी हदें पार की थीं। थोड़ी देर बाद ही मैं उससे अलग होकर उसकी तरफ से करवट लेकर सो गया था। काफ़ी देर तक उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में आती रही, लेकिन उसकी सिसकियाँ भी मुझे चैन दे रही थीं, सुकून दे रही थीं। उस रात परी के साथ संबंध बनाने के बाद मैं दोबारा उसके करीब नहीं गया था। हालांकि परी का व्यवहार अब धीरे धीरे मुझसे नॉर्मल होने लगा था। वो वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मेरे हर जुल्मों सितम पर कुछ देर उदास होती, आंसू बहाती, लेकिन फिर से उसके चेहरे पर वही दिलकश मुस्कान होती और मेरे आगे पीछे घूमने लगती। लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा देखता, मुझे वो दिन याद आने लगते जब उसकी माँ मेरी माँ से नौकरानियों जैसा काम कराती थी और वो खुद मुझसे नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। मेरे दिल में गुस्सा भर जाता और मैं फिर से पत्थर का हो जाता। ठीक 1 महीने के बाद परी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और जब डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो मेरी माँ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अंदर से खुशी का एहसास तो मुझे भी हो रहा था। शायद बाप बनने का एहसास ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसी पल मैंने उस एहसास पर नफरत का एहसास भारी किया था। मैं सोच लिया था ये आखिरी बार है जो मैं परी पर करूँगा, उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मेरे पैरों में गिरेगी, अपनी इज्जत की भीख मांगेगी। उसके माँ बाप भी मेरे पैरों में गिरकर अपनी इज्जत की भीख मांगेंगे और तब मेरे दिल को सुकून आएगा। और जब मेरी माँ ने ये खबर मुझे सुनाई थी कि तुम बाप बनने वाले हो, तो मैंने अपने चेहरे पर बेरुखी फैला ली थी। मैं हैरान होने का नाटक करते हुए कहने लगा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो माँ कैसे बन सकती है? मेरी माँ मुझे हैरत से देखने लगी, कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने कहा, लेकिन माँ मैंने आज तक उसे हाथ भी नहीं लगाया, उसके साथ रिश्ता बनाना तो दूर की बात है। मेरी इस बात पर जहाँ मेरी माँ का मुंह हैरत से खुला था, वहीं परी की आंखें भी हैरत से बड़ी हो गई थीं। मैंने कहा, बताओ परी, किसका गंदा खून है ये? मेरे सवाल पर परी लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ चुकी थी, जबकि मेरी माँ कभी मुझे तो कभी परी को देख रही थी। मैं परी के सामने आकर खड़ा हो गया था। मैंने कहा, बताओ परी, किसका गंदा अंश तुम्हारे पेट में पल रहा है और जिसे तुम मेरा नाम देने की कोशिश कर रही हो? मैंने आज तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया, फिर ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? परी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। पहली बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत के भाव देखे थे। वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई, मेरे सामने आई, कहने लगी, सतीश मुझे लगता था मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें अपना लूँगी, तुम्हें बदल दूँगी, मेरी मोहब्बत के आगे तुम हार जाओगे, लेकिन नहीं, तुम एक बेहद घटिया और गिरे हुए इंसान हो। मेरी मोहब्बत के लायक नहीं हो तुम। ये जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है ना, ये तुम्हारा ही खून है और इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन आज तुमने मेरे बच्चे को झुठलाकर मुझ पर बहुत घिनौना आरोप लगाया है। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसे इस दुनिया में लेकर भी आऊँगी, उसकी परवरिश भी मैं खुद अकेली करूँगी। लेकिन आज से तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता ख़त्म है। और हाँ, बच्चे की पैदाइश के बाद मैं इसका डीएनए टेस्ट भी कराऊंगी और इसकी रिपोर्ट तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। लेकिन ये भूल जाना कि अब मैं और मेरा बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस आएंगे। ये कहकर प्रियंका वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि सीढ़ियाँ उतरती हुई वो नीचे अपनी माँ के पास चली गई थी। मुझे शर्मिंदगी हुई थी। मैं नफ़रत और गुस्से की आग में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। मेरी माँ हैरत से मुझे देख रही थी, कहने लगी, सतीश ये तूने अच्छा नहीं किया। तेरी माँ हूँ मैं, सब जानती हूँ। तूने नफ़रत की आग में ये सब कुछ किया है। मैं परी को बचपन से जानती हूँ। वो भले ही जिद्दी है, मगरूर है, लेकिन चरित्रहीन नहीं है। वो बच्चा तेरा ही है ना? बता। मेरी माँ मेरी आंखों में आंखें डाल कर सवाल कर रही थी और मैं माँ की आंखों में आंखें डाल कर झूठ नहीं बोल पाया। मैं उनसे नज़रें चुरा गया था। अचानक ही मेरी माँ का हाथ उठा और मेरे गाल पर निशान छोड़ गया। कहने लगी, मैंने ऐसी परवरिश तो नहीं की थी तेरी सतीश कि तू एक औरत की इज्जत पर उंगली उठा दे। तू जानता है ना, औरत की इज्जत कांच की तरह होती है
और आज तूने उस लड़की की इज्जत तार तार करने की कोशिश की है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी माँ ये कहकर कमरे के अंदर चली गई और मैं वहीं सोफे पर बैठ गया था। काफ़ी देर तक खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। मैंने जो कुछ किया सही किया है, वो लोग यही डिजर्व करते हैं, लेकिन मेरा दिल मुझे इस बात के लिए शर्मिंदा कर रहा था। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला आया। आज पहली बार मुझे मेरा कमरा परी के बिना सूना सूना लग रहा था। ये पहली बार था कि परी मेरे कमरे में नहीं थी। शादी के इतने महीनों में परी एक बार भी अपनी माँ के पास 1-2 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं गई थी। वो हमेशा मेरे आसपास रहने की कोशिश करती, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती थी। मैं उस पर हर जुल्म सितम करता, लेकिन वो हंसकर मेरा सितम सहती रहती, शायद इस आस पर कि कभी तो मेरी नफ़रत मोहब्बत में बदलेगी। लेकिन आज मैंने क्या किया? उस मासूम सी लड़की की इज्जत पर उंगली उठा दी। खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे गालों पर आ गए थे, लेकिन ये कमबख्त ईगो मेरे कदम रोक रहा था। मैं परी के पास जाना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मैं खुद को उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। सुबह माँ के दरवाज़ा खटखटाने पर मेरी आँख खुली थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी माँ घबराई घबराई सी खड़ी थी। कहने लगी, सतीश, परी की हालत बहुत ख़राब है। रात को ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसे अस्पताल लेकर गए हैं उसके माँ बाप। जल्दी चलो, अभी तक होश में नहीं आई है। मैं माँ के साथ अस्पताल पहुँच चुका था। वो इमरजेंसी रूम में थी। मुझे देखते ही परी के माँ बाप मेरे पास आए थे। कहने लगे, क्या हुआ था हमारी बच्ची को? बताओ। रात को रोते हुए आई थी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। हमारे लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, और आधी रात के समय वो अपने कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ कर रही थी। मैंने अपनी बच्ची को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। बताओ, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? मैं क्या बताता? मेरी माँ भी खामोश खड़ी थी और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि परी की इस हालत का जिम्मेदार मैं था। मैंने कहा, आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस हम दोनों की छोटी सी लड़ाई हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था परी इस बात को इतना सीरियस ले लेगी। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपनी गलती स्वीकार कर पाता। मैं पहली बार भगवान के सामने जाकर खड़ा हुआ था। रो रोकर परी की जान की भीख मांग रहा था। आज जब वो लड़की मौत के दर पर थी तो मुझे वो अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसमें परी के लिए बेपनाह मोहब्बतें भरी हुई थीं। कब मैं उससे मोहब्बत कर बैठा मुझे पता ही नहीं चला। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी परी को ठीक कर दे। अगर उसे और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा था कि इन्होंने किसी बात का बहुत गहरा सदमा लिया है और इसीलिए ये बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने हिम्मत दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। और फिर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। जब तक परी को होश नहीं आया था मैं उसके पास ही बैठा रहा, और जब परी ने आंखें खोली तो मेरे दिल में सुकून उतर गया था। मुझे अपने सामने देखकर परी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। मैंने परी का हाथ थाम लिया। मैंने कहा, देखो परी, मैंने जो कुछ किया गलत किया। मैं मानता हूँ मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। माफ़ कर दो प्लीज़, आखिरी गलती समझकर। मैंने विनती भरे लहजे से परी को पुकारा था, और परी तो जैसे मेरे इंतजार में ही बैठी थी, तड़प कर उठी और मेरी बाहों में समा गई। कहने लगी, सतीश, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। मैं कहने लगा, मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा किया था। हालांकि मैं इस बात की दिल से गवाही देता हूँ कि तुम्हारे कैरेक्टर में कोई दाग नहीं है। आई एम सॉरी परी, पता नहीं गुस्से और बदले की आग में मैं कुछ ज़्यादा ही बहक गया था। प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने बाकायदा परी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे और परी ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं परी को अपने साथ अपने घर ले आया। परी को माफ़ किया कि उसकी संगत को महसूस किया तो मुझे एहसास हुआ ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मेरी मोहब्बत पाकर परी भी चहकने लगी थी। हम दोनों ने पिछली सारी कड़वाहटें बुलाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। मैं परी को इतनी मोहब्बत दी कि वो पुराने सारे गम भूल गई थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सतीश और परी के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।